हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम टीजीटी केमिस्ट्री D+B टीजीटी केमिस्ट्री का जो MCQ प्लस NCERT का सेशन है हमारा, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपसे बोला था कि 9th और 10th दोनों को मिला के केमिस्ट्री के टोटल 8 चैप्टर हैं, यानी 8 चैप्टर हैं जो हमको डिस्कस करने हैं। और उसके अलावा हमारे सिलेबस में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, जैसे कि हेनरीज लॉ हो गया, मतलब कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा होंगी उसे हम बाद में जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि हम NCERT को डिस्कस करेंगे, फिर उसके साथ में MCQ प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इसका जो लास्ट सेशन था आप लोगों ने देखा होगा, जो मतलब इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो उसमें क्या था, वो मतलब थोड़ा लंबा था। तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारा 1.5 आवर का लेक्चर हो गया था। तो इस वजह से मैंने जो है इसका सेकंड पार्ट ये हम मतलब इसमें केवल MCQ जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमारा टोटल 60 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपका फिर से देखो, अब तो आपने NCERT भी पढ़ ली है, मैंने आपको एक एक लाइन जहाँ से क्वेश्चन बन सकता था सब कुछ जो है कवर करा दिया है। तो अब यहाँ पे आप इसको कैसे अटेंड करेंगे, आपके सामने इस तरह से एक एक क्वेश्चन आता जाएगा स्लाइड बाय स्लाइड, और आप जो है रफ और पेन लेके बैठेंगे और ये देखते जाएंगे कि जैसे फर्स्ट का आपने सोचा कि C है तो इस तरह से लगाना, फिर सेकेंड का D है, फिर उसको मैच करते जाना, क्या सही क्या गलत ऐसे करते जाना। टोटल 60 में से कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं फिर वो बताना। और हाँ, अगर आपने NCERT वाला सेशन नहीं देखा है तो अभी यहाँ से भाग के जाओ, उसको देख के फिर आके जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस अटेंड करना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने तो NCERT बहुत अच्छे से पढ़ी है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट जो है इसको अटेंड करो। लेकिन हाँ, हर कोई अपना स्कोर बताएगा 60 में से आउट ऑफ कितने मार्क्स जो है आपने गेन किए हैं। तो चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सबस्टांस। अब जो है आपको बताना है इन मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको प्योर सबस्टांस बताना है, प्योर सबस्टांस। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एयर, डिस्टिल्ड वाटर, स्टील, ब्रास। तो देखो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे मतलब करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो मेन मकसद होता है, हमें आंसर तक पहुँचना है। तो वहाँ पे हमें अपना साम दाम दंड भेद लगाना होता है। तो जैसे यहाँ पे आपसे पूछा प्योर सबस्टांस, आपने ये चारों ऑप्शन पढ़ा, एयर है, डिस्टिल्ड वाटर है, स्टील है, ब्रास है, तो आपके दिमाग में नहीं क्लिक कर रहा है कि यहाँ से क्या राइट होगा। तो अगर आपने NCERT मतलब अच्छे से अटेंड की है तो मैंने आपको क्या बताया था, जो एयर होता है वो प्योर नहीं होता है, वो कई सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन होते हैं, इसके साथ में नाइट्रोजन भी होता है, इसके साथ में आर्गन भी होता है। तो इस तरह से कई सारे गैसेस का मिक्सचर है, तो एयर प्योर नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं स्टील और ब्रास की। तो जो स्टील होता है और ब्रास होता है ये क्या होते हैं, एलॉय होते हैं। क्या होते हैं, एलॉय होते हैं। क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं। तो हमने क्या देखा था कि मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है जो सॉल्यूशन होता है वो केवल लिक्विड ही होता है। तो हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि जो सॉल्यूशन है वो कभी कभी सॉलिड प्लस सॉलिड का भी हो सकता है। तो सॉलिड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे मेटल मेटल के साथ में या फिर मेटल नॉन मेटल के साथ में मिलकर कुछ कंपाउंड बनाते हैं, तो वो होता है हमारा एलॉयज। तो एलॉयज क्या होते हैं, जहाँ पे मेटल मेटल के साथ में या फिर मेटल नॉन मेटल के साथ में मिलकर कुछ कंपाउंड मतलब कुछ सबस्टांस जो है बनाते हैं। यानी एलॉयज भी हमारे कैसे होते हैं, मिक्सचर होते हैं। कैसे होते हैं, मिक्सचर होते हैं। ये भी जो है प्योर नहीं होते हैं, ये भी जो है दो मेटल मेटल का या फिर मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होते हैं। तो यहाँ से अगर हमें ये नहीं भी पता है कि डिस्टिल्ड वाटर प्योर है कि इम्प्योर है, तो इतना तो हमें ज़रूर पता है कि ये एयर प्योर नहीं है, स्टील प्योर नहीं है, ब्रास प्योर नहीं है, इन सब में कुछ ना कुछ चीज़ों का मिक्सचर है। इवन अगर आप देखेंगे मिल्क, तो मिल्क भी आपको देखने में कैसा लगता है कि मतलब ये तो बिल्कुल प्योर है क्योंकि उसमें हमें कोई इम्प्योरिटी दिख ही नहीं रही है। बट जो मिल्क होता है उसमें क्या क्या होता है, मिल्क में वाटर तो होता ही है, प्लस इसमें फैट होते हैं, प्लस प्रोटीन होता है जो कि हमें नहीं दिखाई देता। तो इतने सारे जो मतलब ये कंपाउंड है इनसे मिलकर जो है मतलब इतने सारे जो सब्सटेंस हैं इनसे मिलकर मिल्क बना है, इस वजह से ये भी कैसा होता है, मतलब मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिस्टिल्ड वाटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस आर ट्रू फॉर प्योर सबस्टांसेस। अब आपको यहाँ पे प्योर सबस्टांस के लिए
ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो देखो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्योर सबस्टांस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो प्योर सबस्टांस है उसमें केवल एक ही प्रकार का पार्टिकल होता है, तो बिल्कुल सही है। इसी वजह से वो क्या होता है, प्योर होता है। क्या होता है, प्योर होता है। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखो, प्योर सबस्टांसेस में बी कंपाउंड और मिक्सचर। जो प्योर सबस्टांस होते हैं वो कंपाउंड हो सकते हैं या फिर मिक्सचर हो सकते हैं। अगर वो मिक्सचर ही हो गया, देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट देखोगे तो एक तरफ तो बोल रहा है कि जो प्योर सबस्टांस होते हैं उसमें केवल एक ही प्रकार का पार्टिकल होता है, और दूसरे ही ऑप्शन में बोल रहा है कि जो प्योर सबस्टांस है वो कंपाउंड भी हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकते हैं। तो ये दोनों बातें आपस में कंट्राडिक्टरी हो गई, यानी दोनों ही नहीं सही होगा। और अगर हमारा फर्स्ट वाला सही है, जो कि हमें पता है कि प्योर सबस्टांस में केवल एक ही टाइप का पार्टिकल होता है, तो सेकंड वाला हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ये कंपाउंड भी हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकते हैं। यानी फिर तो हमें ये बोलना पड़ेगा जो एयर है, इतने सारे गैसेस का मिक्सचर है, वो भी प्योर होता है, लेकिन हमें पता है जो एयर है वो प्योर नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। फिर देखो यहाँ पे प्योर सबस्टांसेस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। जो प्योर सबस्टांसेस होते हैं उनका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहता है। जैसे हम नींबू पानी का घोल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जब आपने ऊपर से पानी पिया तो आपको नमकीन लगा और नीचे जाते जाते मीठा लगने लगा या फिर टेस्टलेस हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें मतलब उसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहता है, सेम ही टेस्ट रहता है। तो ये हमारा ट्रू है। फिर नेक्स्ट देखो, प्योर सबस्टांसेस कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट अदर देन निकल। देखो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है, बोल रहा है प्योर सबस्टांसेस कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल। देखो यहाँ पे जैसे हमने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली और ये स्टेटमेंट आपको कहीं नहीं दिखा होगा। अब आप सोचोगे ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे एग्जामिनर को जो क्वेश्चन बनाना है तो वो अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा के थोड़ा मतलब उसको मॉडिफाई कर देते हैं लैंग्वेज को। तो हमें इतना पता है जो प्योर सबस्टांस होता है, जो देखो जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे जो एलिमेंट हो गया हमारा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इस तरह से जितने भी टोटल 108 एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी क्या होते हैं, सबकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती हैं और सभी क्या होते हैं, प्योर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन में कुछ और मिलके हाइड्रोजन बना है। हाइड्रोजन अपने आप में क्या है, मतलब स्वतंत्र है। ये क्या है, प्योर होता है। मतलब देखो सिंपल सा याद रखो, जितने भी एलिमेंट होते हैं ये प्योर होते हैं। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं प्योर होते हैं। यहाँ पे इतना तो बिल्कुल सही लिखा कि प्योर सबस्टांसेस कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट। यहाँ तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने गड़बड़ कर दिया अदर देन निकल। यानी बोल रहे हैं कि निकल को छोड़ के मतलब सभी एलिमेंट जो हैं उनके थ्रू हम प्योर सबस्टांस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो भाई निकल को क्यों छोड़ रहे हो, निकल में ऐसा क्या है, ये तो मतलब वो भी तो एलिमेंट है, निकल भी एलिमेंट है, तो उसको हम छोड़े क्यों। तो यहाँ पे मतलब ये अदर देन निकल लिख के इन्होंने इस स्टेटमेंट को केवल गलत बना दिया। अगर ये स्टेटमेंट केवल यहीं तक होता कि प्योर सबस्टांसेस कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट, तो यहाँ तक बिल्कुल सही है। लेकिन इन्होंने बोल दिया अदर देन निकल, मतलब निकल को छोड़ के, या फिर यहाँ पे अदर देन के जगह वो मतलब लिख सकते हैं एक्सक्लूडिंग निकल, यानी निकल को छोड़ के फिर भी। और अगर यहाँ पे लिख देते हैं कि प्योर सबस्टांस कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट इंक्लूडिंग निकल, तो ये सही हो जाएगा, मतलब हमने निकल को भी इंक्लूड कर लिया। तो बस ये जो है ऑप्शन को घुमाने का या ट्विस्ट करने का एक तरीका है। तो जो भी है हमारा ये चारों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से है। तो अभी हमने क्या देखा, प्योर सबस्टांस केवल एक ही पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल सही है, ये हमारा ट्रू हो गया। और प्योर सबस्टांस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये भी हमारा सही है। अब बोल रहा है प्योर सबस्टांस मिक्सचर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे इसके वजह से गलत हो गया, और यहाँ पे अदर देन निकल लिख दिया, इसके वजह से ये जो है फॉल्स हो गया। तो हमसे पूछा था ट्रू, तो ट्रू क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप भी जो है जैसे ये क्वेश्चन आया स्क्रीन को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर सोचिए, फिर जो है एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा हो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा तो बता देना, डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन आंसर हम खेल लेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी अ प्योर सबस्टांस।
अब जब हमारा चैप्टर ही उसी के अराउंड है तो आपको वही मतलब घुमा फिरा के मिलने वाला है। तो हमसे बोल रहा है कि प्योर सब्सटेंस किसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा सोडियम क्लोराइड, मडी वाटर, ग्रेनाइट एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सोडियम क्लोराइड, मडी वाटर, ग्रेनाइट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहाँ पे देखो जो हमारा नमक होता है, जो हमारा नमक होता है वो क्या है, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ये क्या होता है, ये हमारा प्योर सब्सटेंस होता है। और मडी वाटर जो है यानी वाटर में मिट्टी वगैरह डाल दिए तो ये तो वैसे भी हमें पता है कि ये इम्प्योर है। ग्रेनाइट भी क्या होता है, ये भी मतलब एक अलग ही एलिमेंट नहीं होता, ये भी मतलब कई एलिमेंट का मिक्सचर होता है, तो ये भी हमारा प्योर नहीं होगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी प्योर नहीं है, यहाँ भी मतलब ये भी मिक्सचर होता है। तो जो सोडियम क्लोराइड है ये हमारा क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट प्रूव दैट वाटर इज अ कंपाउंड। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि वाटर इज अ कंपाउंड। ये हमें पता है जो वाटर है वो कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर के बनने का इक्वेशन क्या है, H2 + O2 = 2H2O। ये हमारा इक्वेशन है पानी के बनने का। तो बोल रहा है जो वाटर है वो कंपाउंड है, तो बिल्कुल सही है, ये हमें पता है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट प्रूव दैट वाटर इज अ कंपाउंड। यानी यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि इस बात को प्रूव करेंगे कि वाटर कंपाउंड है, लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जिसका मतलब इससे कोई लेना देना नहीं होगा, यानी वो इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, वाटर इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट। जो वाटर है वो 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो कि क्या बना रहा, वाटर। विच केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहाँ पे 2 एलिमेंट जब फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं तब जो है हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ये जो है वाटर कंपाउंड है, इस बात के लिए बिल्कुल मतलब उसकी प्रॉपर्टी है, इस बात को प्रूव कर रहा है। अब नेक्स्ट है, वाटर हैज फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। ये तो हमें पता है जो वाटर है उसकी फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होती है। पर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जैसे हमने क्या देखा था कि जो कंपाउंड होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देख लिया, जैसे वाटर का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन मिला प्लस ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बनाए, पानी। लेकिन अब जो है आप एक गिलास पानी ले लीजिए और सोचिए कि उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिजिकल मेथड से जो है सेपरेट कर दें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। इनको सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, यानी ये इस बात का प्रूव है कि वाटर क्या होता है, कंपाउंड होता है। इनको कैसे सेपरेट किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड या फिर किसी केमिकल मेथड से, लेकिन फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। और ये जो है प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की, यानी ये स्टेटमेंट भी इस बात को प्रूव कर रहा है कि वाटर कंपाउंड है। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट क्या है, डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर हैव सेम टेस्ट। यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया, बोल रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर और टैप वाटर हैव सेम टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, टैप वाटर होता है, इनका टेस्ट जो है वो सेम नहीं होता है। इनका जो टेस्ट होता है वो सेम नहीं होता है, इनका जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। देखो जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें प्योर H2O मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन जो टैप वाटर होता है उसमें जो है अदर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया कि डिस्टिल वाटर एंड टैप वाटर हैव सेम टेस्ट एंड कंस्टिट्यूएंट, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर A, B एंड C, ये तीनों तो इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि जो वाटर है वो कंपाउंड है, लेकिन जो हमारा लास्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है ये इस बात को प्रूव नहीं कर रहा है कि वाटर कंपाउंड है। और हमसे क्या पूछा था, प्रॉपर्टी डज नॉट प्रूव, तो डज नॉट प्रूव कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखो आप जो है बता देना क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा। देखो सब कुछ जो भी यहाँ पे है सब NCERT बेस्ड ही है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़े मतलब मॉडिफाई करके अच्छे लैंग्वेज देके अच्छा क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया गया है।
नेक्स्ट देखो क्या है, द एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट है जो कि एक्स मतलब उसको ऐसे ही नाम दे दिया गया, हैविंग एटॉमिक नंबर 16, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 16 है। तो आपसे बोला जा रहा वो क्या होगा, मेटल होगा, मेटलॉइड होगा, नॉन मेटल होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो आपको मैं ये मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल ये सब जो है क्लास 10th में मेटल नॉन मेटल चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगी, बट अभी अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है तो फटाफट थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस फॉर्मेट जो है, कुछ इस फॉर्मेट में बना हुआ है। यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, ये हमारा डी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है। आप देखोगे जो एस ब्लॉक होता है यहाँ पे एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, यहाँ पे जितने इनका नाम ही है एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, तो इनके नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या होते हैं, मेटल होते हैं। देखो जो एस ब्लॉक है उसके नाम से ही पता है एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, तो जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं सभी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, मेटलॉइड, यानी जिनमें मेटल नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है। तो अभी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो एस ब्लॉक है, चाहे वहाँ पे एल्कली मेटल की बात करो या अल्कली अर्थ मेटल की, तो उनको मतलब वो आपको याद होने चाहिए। जैसे हम ऐसे पढ़ते हैं, ह ली ना क रब सफ़र, मतलब इस तरह से उसको याद रखने की ट्रिक है। क्या है, ह ली ना क रब सफ़र। तो यहाँ पे देखो इतना तो 20 या फिर 30 तक सबको एलिमेंट के नाम पता ही होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से मतलब फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये सबको याद होता है। तो जो हमारा 16 नंबर है इस पे क्या आता है, सल्फर। क्या आता है, सल्फर। तो 30 तक तो बिल्कुल याद ही कर लेना। तो जो सल्फर आता है वो कहाँ पे आता है, 16 नंबर पे। तो अब देखो यहाँ पे इसमें से तो सल्फर है नहीं, फिर यहाँ पे बात करो सेकेंड वाले में यानी एल्कली अर्थ मेटल में, तो यहाँ पे क्या होता है, बेटा मांगे कार सर बाप रगड़े या फिर रोए, इस तरह से होता है। तो यहाँ भी सल्फर नहीं है, यानी ये मेटल तो नहीं है। फिर जब आते हैं पी ब्लॉक में, तो यहाँ पे देखोगे मतलब जब ये जो है ये सब आपको याद होना चाहिए, मैं आपको याद करवा दूंगी क्योंकि पीरियोडिक टेबल हमें पढ़ना है। तो अभी बस ये समझो, यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक होता है, तो यहाँ पे एक ग्रुप आता है हमारा 16 ग्रुप, ओ स से टी पो, ये जो 16 ग्रुप आता है, तो यहाँ पे देखो आता है सल्फर हमारा सेकेंड, मतलब यहाँ पे सेकेंड पीरियड में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, नॉन मेटल। तो ये मैंने आपको मतलब थोड़ा लंबा मेथड बता दिया है, इससे आसानी से भी हम सीख लेंगे। देखो आप जो है डायरेक्ट देख के ही मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल बता दोगे। तो अभी बस इस तरह से मैंने थोड़ा लंबा मेथड अपना लिया बताने के लिए, बट कोई नहीं, आपको समझ में आया होगा। तो क्या याद रखेंगे, अगर देखो आपको एस ब्लॉक ये दोनों याद ही होने चाहिए कि हाल ही ना करब सफ़र, बेटा मांगे कार सर बाप रगड़े। तो यहाँ पे ये दोनों के अलावा मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं ये सब क्या है, मेटल हैं। और इसके अलावा पी ब्लॉक के जितने हैं वो सभी नॉन मेटल हैं, केवल कुछ एलिमेंट को छोड़ के जो कि मेटलॉइड हैं। तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है, एक्स हैविंग एटॉमिक नंबर 16। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था कि सल्फर क्या है, तो सल्फर नॉन मेटल है, सभी को ये जो है मालूम होता है, पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नॉन मेटल। आपको बताना है कौन सा नॉन मेटल होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नॉन मेटल, आपसे बोल रहा कौन सा नॉन मेटल है। तो अब यहाँ पे हम उस तरह से पीरियोडिक टेबल वाले मतलब उसमें नहीं जाएंगे, डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी से जा सकते हैं कि हम क्या देखते हैं, मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। और नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लेता है। जैसे आप देखेंगे जो क्लोरीन होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो क्या आता है यहाँ पे 287। तो देखो जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका मेन मकसद क्या होता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाना। हर कोई अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, तो ठीक उसी तरह से एलिमेंट में भी क्या चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। और ये स्टेबल तब होंगे जब इनका ऑक्टेट पूरा होगा, यानी जो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है
वो जब 8 हो जाएगा। तो क्लोरीन के पास में बाहर में कितने हैं, 7 हैं, लेकिन इसे एक और चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ से यानी हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो क्या होता है, नॉन मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जैसे हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का होता है 281। अब देखो इसको अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए 7 चाहिए, तो 7 लेना आसान है या फिर एक देना आसान है, एक देना आसान है। तो ये जो है एक स्टेटमेंट निकाल देता, एक एलिमेंट निकाल देता है, तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। तो क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन सोडियम को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना होता है, देना होता है। तो ये जो है एक यहाँ से निकाल देता है। तो देखो जो सोडियम होता है वो मेटल होता है, तो आप याद रखना मेटल और नॉन मेटल का एक डेफिनेशन ये भी होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे वो मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले वो होता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो है हमारा नॉन मेटल, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो क्लोरीन क्या हो गया, नॉन मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड। तो देखो मेटलॉइड की डायरेक्ट ट्रिक ही आपको बता देते हैं, तो याद रखना। इसके अलावा मतलब जितना मैं आपको बताने जा रही हूँ इतने ही हमारे मेटलॉइड हैं। तो जब भी आपसे मेटलॉइड पूछा जाए तो इस ट्रिक से जो है आप जो है उसको मतलब बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप मेटलॉइड कैसे याद रखेंगे, अभी हम ये नॉन मेटल वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसको कर लीजिए। और ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड। तो इस तरह से क्वेश्चन ऑलरेडी जो है पूछे गए हैं। तो यहाँ पे कैसे याद रखोगे, देखो हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, यहाँ पे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और यहाँ पे आर्सेनिक है, और क्या है, एंटीमनी है, टेल्योरियम है हमारा, और यहाँ पे एस्टाटीन है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्योरियम, एस्टाटीन। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, ये तो हो गया हमारा एलिमेंट। तो देखो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, इसको नोट कर लेना, बच्चे, सीता, देखो बी फॉर बच्चे, SI यानी सीता, फिर यहाँ पे GE यानी गीता, AS यानी आस्था। तो बच्चे, सीता, गीता, आस्था, बच्चे, सीता, गीता, आस्था। SB यानी सबको, TE यानी टेनिस, AT यानी आता। तो बच्चे, सीता, गीता, आस्था, सबको टेनिस आता, यानी चाहे बच्चे हों, चाहे सीता, गीता, आस्था हों, सबको टेनिस आता है, सबको टेनिस आता है। तो कैसे याद रखोगे, बच्चे, सीता, गीता, आस्था, सबको टेनिस आता। तो यहाँ पे हमारे जो 7 एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे ये सब क्या होते हैं, मेटलॉइड। तो इसे जो है आप स्पेशल पॉइंट में अपने नोट कर लेना, बच्चे, सीता, गीता, आस्था, सबको टेनिस आता। तो अब यहाँ पे मैच कर लो, सोडियम नहीं है, आयरन नहीं है, कॉपर नहीं है, आस्था है हमारी कौन, मेटलॉइड, आस्था हमारी मेटलॉइड। तो यहाँ पे देखो AS। अब यहाँ पे जो है आपको आर्सेनिक की जगह वो कुछ भी दे सकते हैं, चाहे आपको एस्टाटीन दे देंगे, देखो 84 होता है एस्टाटीन, और T मतलब टेलोरियम दे देंगे, फिर यहाँ पे SI मतलब सिलिकॉन दे देंगे, GE मतलब जर्मेनियम दे देंगे, B मतलब बोरोन दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। तो आई होप आज के बाद जो है आप मेटलॉइड का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। बहुत सारे ट्रिक हैं, तो आप जो है जो भी आपको अच्छा लगे, अगर ऑलरेडी किसी ट्रिक से याद है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी से जो है आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 एलिमेंट X and Y combine to give product Z. The correct statement about Z is. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 एलिमेंट X and Y, यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट बोल रहा है कि एक X है एक Y है, कंबाइन टू गिव प्रोडक्ट Z। क्या बोल रहा है, 2 एलिमेंट हैं, एक है X प्लस एक है Y, दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि क्या है, Z है, क्या है, Z है। तो बोला जा रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Z, आपको Z के बारे में बताना है, Z के बारे में बताना है। तो देखो आपसे बोल रहा 2 कंपाउंड है,
दो एलिमेंट हैं x और y जो कि कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमें इतना तो पता है कि जब दो एलिमेंट मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो अगर एक एग्जांपल की ही बात करें तो फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर हम ले लेते हैं तो क्या बन गया हमारा 2H2O, यानी क्या बन गया, पानी। तो देखो चाहे x y z मान लो या फिर इसे मतलब अपने तरफ से एज्यूम कर सकते हो इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो बोल रहा है z हैज मोर मास देन दैट ऑफ x, जो z है उसका ज़्यादा मास होगा, उसका ज़्यादा मास होगा देन द x, यानी जो ये x का मास होगा उससे ज़्यादा मास होगा किसका, z का। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। कैसे सही है, देखो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास यहाँ पे 2 हो गया, और जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 16 टू जा 32 हो जाएगा। तो जो 2H2O है, तो जो एक H2O होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, उसका होता है यहाँ पे 18 और 18 टू जा 36 हो जाएगा। अब मैं ये कैसे निकाल रही हूँ ये आपको आने वाले चैप्टर में पता चलेंगे, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ ही हम देखेंगे एटॉमिक मास किस तरह से निकालते हैं। तो देखो जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है इससे ज़्यादा ही मास आएगा किसका, हमारे इसका, यानी H2O का जो कंपाउंड बना है। जाहिर सी बात है ये एलिमेंट ही है और ये कंपाउंड है, यानी 2 एलिमेंट को मिला दिया गया, तो इसका मास ज़्यादा होना ही है। तो Z हैज मोर मास देन दैट ऑफ X या फिर Y, ये दोनों, अगर यहाँ पे जैसे X की जगह Y भी लिख दे फिर भी ये स्टेटमेंट सही होगा। यानी जो कंपाउंड बनेगा उसका मास दोनों एलिमेंट के मास से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे वैसे हमसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो हमारा ए है। बाकी का देख लो क्या बोल रहा है, जेड हैज लेस मास। लेस मास का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये कंपाउंड है और 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी दोनों एलिमेंट का जितना मास है उससे ज़्यादा ही हमारा कंपाउंड का मास होगा। तो ये लेस मास तो हो ही नहीं सकता। फिर बोल रहा है जेड हैज लेस मास, फिर से लेस मास बोल रहा, तो फिर से ये जो है हमारा गलत हो गया। अब देखो जो 4th स्टेटमेंट है क्या बोल रहा है, जेड सो सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ एक्स एंड वाई। बोल रहा है जो जेड है, यानी जो 2 एलिमेंट हैं उन्होंने मिलकर एक कंपाउंड बनाया। अब आपसे ये बोल रहा है कि जो कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टी दोनों से, मतलब जो पहले थी, जो 2 एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाए हुए हैं, ठीक उसी तरह से होगी। तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन क्या करता है, जहाँ पे ऑक्सीजन होगी वहीं पे हम जो है किसी चीज़ का कंबसन करवा सकते हैं। यानी सिंपल से लैंग्वेज में बोलें, जो ऑक्सीजन है वो आग लगाता है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो उसमें उसका हेल्प करता है। लेकिन इन्हीं दोनों से मिलकर बना हुआ हमारा H2O आग को बुझाता है। यानी इंडिपेंडेंटली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अलग ही प्रॉपर्टी है, ये आग को लगाने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो पानी है वो आग को बुझाने में हेल्प कर रहा है। तो इनकी प्रॉपर्टी तो सेम हुई ही नहीं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और मैं आपको बता दूं ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर में आपको कराया भी हुआ है, तो अगर आपने अटेंड किया होगा आपको ये पता होगा, देखते ही आपने इसको जो है कर लिया होगा। शायद NBS या फिर DSSB में ही पूछा हुआ था, मुझे इतना याद नहीं है, बट इतना याद है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 2 substance A and B were made to react to form a third substance A2B according to the following reaction। यहाँ पे बोल रहा कि 2 substance हैं 2A plus B, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, A2B। which of the following statement concerning this reaction are incorrect। इस बार हमें इस जो है रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो बोल रहा द प्रोडक्ट A2B shows the property of substance of A and B। अभी जो हमने लास्ट ऑप्शन देखा लास्ट क्वेश्चन का, यानी पिछले क्वेश्चन का जो लास्ट ऑप्शन है, ठीक वही यहाँ पे मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके बना दिया। क्या है, द प्रोडक्ट A2B, यानी जो प्रोडक्ट बना, क्या बना, जो प्रोडक्ट बना, बोल रहा है सोच द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस A एंड B। ये A एंड B की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, क्योंकि ये
जो ए और बी हैं वो दोनों आपस में मिलके कुछ तीसरा कंपाउंड बना लिए हैं, कुछ नया बन गया है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, कुछ नया बन गया। अब जो पहले की प्रॉपर्टी थी वो तो गई काम से। तो वैसे देखो हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो सिंपल सा है, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे एक सेकेंड, जो हमारा ऑप्शन है वो इस तरह से दिया है 1 2 and 3, 2 3 and 4, 1 3 and 4। तो अभी हमें खुश नहीं होना है, हमें चारों ऑप्शन पढ़ के फिर यहाँ पे आना होगा कि हमारा क्या सही है क्या गलत है। वैसे हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो सेकेंड वाला पढ़ो क्या है। तो अभी तक हमें ये पता चला कि ये हमारा फॉल्स है, फर्स्ट वाला फॉल्स है। सेकेंड क्या है, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स कंपोजिशन। क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स कंपोजिशन। तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। ये क्या है, सिंपल सा वही हमारा एक एलिमेंट है जिसको ए नाम दे दिया गया, एक एलिमेंट है जो कि बी है, और ये दोनों मिलकर A2B एक कंपाउंड बना रहे हैं। बोल रहा है द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स कंपोजिशन। तो हमें पता है जो हमारा कंपाउंड बनता है वो हमेशा फिक्स कंपोजिशन में ही होता है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड क्या है, द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कंपाउंड। बोल रहा है कि जो ये प्रोडक्ट बना है वो कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड नहीं है तो फिर क्या है, एलिमेंट हो ही नहीं सकता। दो एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड ही बनाते हैं। और बोल रहा है कि कंपाउंड नहीं है, यानी ये भी हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज एन एलिमेंट। अब देखो भैया, बोल रहा है कि दो एलिमेंट मिलकर एलिमेंट ही बना लिए। ऐसा कैसे हो सकता है, दो एलिमेंट मिलकर एलिमेंट ही बना लिए। बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट बना है वो एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है आपसे, इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर, फर्स्ट थर्ड एंड फोर, फर्स्ट थर्ड एंड फोर, फर्स्ट थर्ड एंड फोर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा था। यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है हमारा सेकंड। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन तो शायद आपको मजे आ रहे होंगे करने में। देखो नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड नहीं है। सोडियम क्लोराइड, जर्मेनियम, वाटर एंड मीथेन। तो देखो सोडियम क्लोराइड Na+Cl बराबर NaCl। तो दो एलिमेंट मिलकर, एक सोडियम एक एलिमेंट हो गया, क्लोरीन एक एलिमेंट हो गया, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, कंपाउंड, जिसे हम बोल रहे हैं NaCl, यानी ये तो हमारा कंपाउंड है। बात करें वाटर की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिए, H2O, ये भी हमारा कंपाउंड है। मीथेन की बात करें तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लिए, CH4। तो ये भी, यहाँ भी दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, यानी ये भी हमारा कंपाउंड है। तो कौन सा हमारा कंपाउंड नहीं है, वो है हमारा जर्मेनियम। क्या है, जर्मेनियम क्या होता है, एलिमेंट होता है। क्या होता है, एलिमेंट होता है। अभी हमने देखा ना, इसे हम जो है मेटलॉइड की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू केमिकल स्पीसीज X and Y कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट P। फिर से ठीक उसी तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। X and Y क्या बनाते हैं, P। ये जो है हमारा यहाँ पे क्या है, रिएक्शन हो गया। अब देखो बोल रहा है X and Y कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांस बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन। जो X और Y है क्या होंगे, हमारे एलिमेंट होंगे। तो बोल रहा है इनको हम सिंपलर सबस्टांस में तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि जो एलिमेंट है उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग कंसर्निंग स्पीसीज X, Y एंड P आर करेक्ट। अच्छा, हमें ये बताना है कि X, Y, P में से कौन क्या है। तो बोल रहा P कंपाउंड है। जैसे अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं X + Y = P, ये है हमारा रिएक्शन। तो X और Y क्या होंगे, ये हमारे एलिमेंट होंगे, और P हमारा क्या होगा, कंपाउंड होगा। तो P इज अ कंपाउंड, बिल्कुल सही है, P हमारा कंपाउंड है। X एंड Y आर कंपाउंड, ना भैया ना, ये गलती मत करना। X और Y क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, X एंड Y आर एलिमेंट, बिल्कुल सही है। P हैज अ फिक्स कंपोजिशन, P क्या है, कंपाउंड है, और कंपाउंड कैसा होता है, फिक्स कंपोजिशन रखता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, करेक्ट। इस बात को हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में जरूर देख लेना करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट। तो देखो हमसे करेक्ट पूछा है, यानी
1/3 and 4, 1/3 and 4, 1/3 and 4, 1/3 and 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखो उसी के अराउंड हम जो है घूम रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारा, द मेटल प्रेजेंट इन क्विक लाइम इज लिथियम। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्विक लाइम का आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्विक लाइम को ही हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। क्या होता है, CaO। तो यहाँ पे लिथियम तो कहीं नजर आ ही नहीं रहा है, तो बोल रहा है कि जो क्विक लाइम में जो मेटल प्रेजेंट होता है वो लिथियम होता है। तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे जो मेटल होता है वो कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कंपाउंड। आपको कंपाउंड के बारे में नॉट ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़िए क्या है, एलिमेंट आर कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म अ कंपाउंड, बिल्कुल सही है, एलिमेंट कंबाइन करते हैं केमिकली कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है द कंस्टिट्यूएंट लूज देयर प्रॉपर्टी। अच्छा, मतलब जो एलिमेंट होते हैं जब वो कंपाउंड में चेंज होते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बना लिए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। देखो अभी लास्ट कुछ क्वेश्चन में हम ये स्टेटमेंट कितनी बार यूज कर चुके हैं कि जो इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो बोल रहा यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा कि कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी इस ऐसे कहते हैं क्रॉस, यानी ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। फिर देखो अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछा था, नॉट ट्रू, हमसे क्या पूछा है, नॉट ट्रू। तो इस बेस पे जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो यही हमारा आंसर होगा। तो देखो क्वेश्चन वही है, सभी में जो है कंपाउंड एलिमेंट, लेकिन सबका लैंग्वेज क्या है, चेंज है। तो अगर इस जैसे इस चैप्टर से वो अब दिए हैं सिलेबस में तो क्वेश्चन पूछेगा ही, बट किस तरह से पूछ लेगा, कौन से लैंग्वेज में पूछ लेगा, कुछ भी हम कह नहीं सकते। तो यहाँ पे है वही, मतलब उसी के अराउंड हम बार बार घूम रहे हैं। तो अब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी एलिमेंट और कंपाउंड के क्वेश्चन किस तरह से करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन ओनली नॉन मेटल्स, किसमें केवल नॉन मेटल होते हैं। अब देखो अमोनिया में क्या होता है, NH3, रस्ट में तो जंग, आयरन वगैरह ये सब होते हैं, अभी देख लेंगे। क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, फिर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। तो सिंपल सा ऐसे देखो, रस्ट मान लो आपको नहीं भी पता, कोई बात नहीं। जो क्विक लाइम है इसका होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जो कैल्शियम होता है ये मेटल होता है। जैसे देखो मेटल कैसे याद रखोगे, हाँ वैसे हाइड्रोजन को छोड़ देना, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। ली ना क रब सफ़र, ये हो गया। और बेटा मांगे कार सर। तो यहाँ पे देखो जो हमें चाहिए कैल्शियम यहाँ पे आ गया और सोडियम यहाँ आ गया, यानी ये दोनों ही मेटल होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। हमसे बोल रहा है कि किसमें केवल नॉन मेटल है, ओनली नॉन मेटल। तो इसमें भी मेटल है जो कि क्या है, कैल्शियम है। इसमें भी मेटल है जो कि कैल्शियम है। इसमें भी मेटल है जो कि सोडियम है। तो हमें केवल क्या चाहिए, नॉन मेटल चाहिए। तो हमेशा याद रखना हाइड्रोजन तो नॉन मेटल होता ही है, लेकिन जैसे अमोनिया में क्या होता है, NH3 होता है। तो हाइड्रोजन तो नॉन मेटल होता ही है। जो नाइट्रोजन है ये भी हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। चाहे इसको आप मतलब पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कर लो, ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। तो मेटलॉइड अब तो आपको पता ही हो गया, सीता गीता आस्था टेनिस वाला। तो उसके अलावा जितने भी बचे सब नॉन मेटल हैं।
चाहे उससे कर लो, या फिर ये देख लो कि जो नाइट्रोजन होता है जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इस तरह से 285, तो इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेना होता है। तो इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होगा, नॉन मेटल। तो इससे याद रखना जो अमोनिया है यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों ही क्या होते हैं, नॉन मेटल। तो बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन ओनली नॉन मेटल, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट है वो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो फिक्स हों, कोई जरूरी नहीं है कि वो फिक्स हों। तो ऐसा क्या होता है, वो होता हमारा मिक्सचर, कुछ भी उठा के मिला दो, कुछ भी उठा के मिला दो, वो क्या होता है, मिक्सचर होता है जिसका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है। तो ये इजी सा क्वेश्चन बन गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस इन नेचर, कौन जो है होमोजीनियस होता है नेचर में। देखो होमोजीनियस मतलब क्या होता है, जिसका थ्रू आउट कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, आइस, वुड, सॉयल एंड एयर। तो होमोजीनियस जो होते हैं वो होता हमारा आइस एंड एयर, आइस एंड एयर। तो फर्स्ट एंड फोर हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये कैसे होते हैं, होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। और हेट्रोजीनियस क्या होता है, जिनका थ्रू आउट कंपोजिशन क्या होता है, सेम नहीं होता है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। फिर से आपसे पूछ रहा है होमोजीनियस मिक्सचर का कौन सा यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। तो पोल्यूटेड एयर, मडी वाटर, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन। तो देखो जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे पानी में चीनी को घोल दो, या सॉरी साल्ट सॉल्यूशन है, तो पानी में नमक को घोल दो, तो फिर नमक ऊपर से दिखाई नहीं देगा, उसकी कोई बाउंड्री वगैरह नहीं होगी। तो ये हमारा क्या होता है, होमोजीनियस, यानी थ्रू आउट कंपोजिशन इसका क्या होता है, सेम होता है। पानी में नमक को मिला दो, अब पूरा पानी पी जाओ, आपको पूरे पानी में ही नमक का टेस्ट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर के पानी में या फिर केवल नीचे के पानी में टेस्ट आए नमक का, वो पूरे पानी में ही नमक का टेस्ट आएगा। यानी इसे ही हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। यानी हम कह सकते हैं कि मतलब सेम कंपोजिशन, थ्रू आउट सेम कंपोजिशन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉल्ट सोल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस इन नेचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। आइडेंटिफाई होमोजीनियस मिक्सचर, फिर से हमसे पूछ रहा है होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल। तो फिर से हमें बताना है होमोजीनियस मिक्सचर। तो क्या है यहाँ पे, सॉयल है, विनेगर है, अनफिल्टर्ड टी है, या फिर पोल्यूटेड एयर है। तो देखो जहां भी ये मतलब आपको जैसे ऑप्शन मिलते जा रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप जो है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस उसके एग्जांपल जो है ऑप्शन के थ्रू एक जगह नोट करते जाइए। तो इस बार देखो जो विनेगर होता है, विनेगर किसका मिक्सचर होता है, विनेगर मिक्सचर होता है H2O प्लस एसिटिक एसिड का। किसका, H2O प्लस एसिटिक एसिड का, इससे बनता है हमारा विनेगर। क्या बनता है, विनेगर, यानी सिरका बनता है। तो यहाँ पे H2O प्लस CH3COOH जो है, फिर आपको पानी और ये दोनों आपस में क्या हो जाता है इनका, फिर से वही है जैसे हम पानी में नमक को मिलाते हैं, उसका थ्रू आउट सेम कंपोजिशन होता है। ठीक उसी तरह से पानी में जो है आप एसिटिक एसिड को मिला दो तो भी ये मतलब उसी हिसाब से बन जाएगा, मतलब ये भी होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। इसमें जो है ये अलग से दिखता नहीं है, थ्रू आउट सेम कंपोजिशन हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विनेगर। और सॉयल देखो तो इसमें अलग से मतलब इतने सारे मिक्सचर अपने आप ही दिखते हैं। अनफिल्टर्ड टी की बात करें, जैसे अगर यहाँ पे फिल्टर्ड टी होता फिर तो होमोजीनियस हो जाता, लेकिन बोल रहा अनफिल्टर्ड टी, यानी जिसको अभी हमने अलग नहीं किया, तो उसमें हमें चाय पत्ती भी नजर आती है, अदरक डाला है हमने, अदरक भी ऊपर से नजर आता है, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। और पोल्यूटेड एयर की बात करें, पोल्यूटेड एयर की बात करें तो ये भी हमारा कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, कई सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा विनेगर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द होमोजीनियस मिक्सचर फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से हमें क्या बताना है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, सेलेक्ट द होमोजीनियस मिक्सचर। फिर से हमें यहाँ पे बताना है होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल नहीं जो भी है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, होमोजीनियस मिक्सचर का। तो यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, एयर कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल, तो ये होता है हमारा हेट्रोजीनियस
हेट्रोजीनियस। सोप बबल्स फॉर्म्ड बाय ब्लोइंग एयर इनटू सोप सॉल्यूशन, ये भी होता है हेट्रोजीनियस। देखो ये सब एग्जांपल आप अलग से नोट कर लेना कि ये सब हेट्रोजीनियस के हैं, ये सब होमोजीनियस के हैं। अब देखो आप सोचोगे वाटर इन मिल्क, मिल्क में वाटर को डालो तो वो भी कैसा दिखता है, होमोजीनियस, मतलब थ्रू आउट सेम कंपोजिशन। बट याद रखना ये भले ही देखने में होमोजीनियस लगते हैं बट असल में ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, एनसीईआरटी बोल रही है। वाटर इन मिल्क क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इस पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट देखो, मिक्सचर आर ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम कंपाउंड दैट आर इन डिफरेंट स्टेट। क्या बोल रहा है, मिक्सचर आर ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ सेम कंपाउंड दैट आर इन डिफरेंट स्टेट। तो यहां पे ये सेम जो बोल दिया कि बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेम कंपाउंड, जो ये सेम बोल दिया यहां से जो है ये गड़बड़ कर दिया। बोल रहा है कि सेम कंपाउंड, जरूरी नहीं है मिक्सचर में कि सेम ही कंपाउंड मिले। हमने क्या देखा था, मिक्सचर वो होता है जहां पे हम दो या दो से अधिक किसी भी तरह का सब्सटेंस किसी भी रेशियो में मिला दें, मतलब यहाँ पे इसका रेशियो भी फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि सेम कंपाउंड मिलते हैं, तो ये गलत है, यानी ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमें बताना है यहाँ से इसमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो वैसे तो ऑप्शन ऊपर ही दिख रहा है, ऑयल इन वाटर। यानी देखो जब हम वाटर में ऑयल को डालते हैं तो ऑयल ऊपर ऊपर ही तैरते रहता है, मतलब फ्लो करता रहता है। तो ये मतलब होता है हमारा हेट्रोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे ये वैसे ही हमें दिख रहा तेल ऊपर ऊपर से, तो ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस। बाकी देख लो यहाँ पे सोडा वाटर, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये सब क्या होते हैं, होमोजीनियस। कैसे होते हैं, होमोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर का जरूर से जरूर लिस्ट बना लेना इन ऑप्शंस के थ्रू कि मतलब कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है। और हाँ, जब आप एग्जाम देने जाना तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने और आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि हर बार हम देख के नहीं पता लगा सकते। जैसे दूध और पानी, हमें देखने में लगेगा ये तो होमोजीनियस है बट असल में वो हेट्रोजीनियस होता है। तो इस तरह से कंफ्यूजन ना हो तो आप जो है इसको अलग से इसका लिस्ट बना लेना, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, दो पार्टीशन में डिवाइड कर लेना पेज को और वहां पे इसको लिखते जाना ऑप्शन के थ्रू। तो ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। Which of the following statement will result in the formation of a mixture। अच्छा, मतलब मिक्सचर कब बनेगा, क्रशिंग मार्बल टाइल इनटू स्मॉल पार्टिकल। आप जो है बोल रहा है कि जो मार्बल है, जैसे मार्बल की जो टाइल है उसको क्रश कर दो, उसको तोड़ फोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, मतलब उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दो, क्या वो मिक्सचर बन जाएगा। क्या बोल रहा है, तो क्या वो मिक्सचर बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वो तो अभी मतलब सेम ही है। भले ही आप उस मार्बल को कुचल डालो पर है तो अभी मार्बल ही ना, उसमें आपने कुछ अलग से थोड़े ना मिलाया, तो वो मिक्सचर कैसे बना, तो ये हमारा नहीं होगा। सेकेंड मतलब फिर क्या है, सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन, ब्रेकिंग आइस क्यूब इनटू स्मॉल पीसेस। अब जैसे आइस का क्यूब है तो आप इसको भले ही टुकड़ों में बांट दो, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दो, पर है तो अभी बर्फ का ही टुकड़ा, क्योंकि इसमें हमने अलग से कुछ मिलाया ही नहीं, तो ये मिक्सचर कैसे हुआ। फिर क्या है, एडिंग सोडियम मेटल टू वाटर। हमने सोडियम मेटल को वाटर में मिक्स कर दिया तो ये मिक्सचर बन गया, बोल रहा है तो ये मिक्सचर बन गया। तो सोडियम को जब हम मतलब सोडियम मेटल को जब वाटर में ऐड करते हैं तो ये भी यहाँ पे मिक्सचर नहीं बनता। एडिंग मिल्क इन वाटर, जब हम मिल्क को वाटर में मिक्स करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, मिक्सचर। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली 4। क्या होगा, ओनली 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बिलो। तो क्या है यहाँ पे, देखो कॉलम 2 क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कंपाउंड, मिक्सचर, मेटल, इनके बारे में हमें यहाँ से जो है मैच करना है। सबस्टेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली या सिंगल टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। केवल एक ही, मतलब क्या बोल रहा है, ओनली या सिंगल टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, मेटल होता है, मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है, हेट्रोजीनियस। अच्छा नेक्स्ट देखो, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे है विजिबल बाउंड्री,
तो विजिबल बाउंड्री किस में नहीं होता है? होमोजीनियस में। तो विजिबल बाउंड्री किस में होता है? वो होता है हेट्रोजीनियस में। नेक्स्ट क्या है? कंस्टिट्यूएंट लूज देयर प्रॉपर्टी किस में लूज कर देते हैं? कंपाउंड में। अभी हमने इतना सारा जो है डिस्कस किया है। केमिकल रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। अच्छा क्या है? केमिकल रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। ओके, ये कोर्स नहीं है यहाँ पे। तो किसमें नहीं होता है कोई केमिकल रिएक्शन? वो है हमारा मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर। यहाँ पे किसी भी रेशियो में हम कुछ भी मिला दें, जैसे हमने चावल में कंकड़ मिला दिया तो वो भी हमारा मिक्सचर हो गया। तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन थोड़े ना हुई। तो ये हो गया हमारा मिक्सचर और ए हो जाएगा हमारा फोर्थ यानी मेटल। तो ए में 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बी में क्या है? 1। बी में 1 केवल यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 कंपाउंड मस्ट बी हेट्रोजीनियस। क्या बोल रहा है? अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 कंपाउंड, मिक्सचर कंटेनिंग 2 कंपाउंड मस्ट बी हेट्रोजीनियस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिक्सचर कंटेनिंग 2 कंपाउंड हेट्रोजीनियस ही हो, वो होमोजीनियस भी हो सकता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 कंपाउंड, जरूरी नहीं है 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। नहीं, बोल रहा एटलीस्ट 3, मतलब बोल रहा कि 3 से कम नहीं हो सकता। तो ये भी गलत है, मतलब 2 भी हो सकते हैं। हमने देखा था ना डेफिनेशन में 2 और मोर एलिमेंट, इस तरह से हमने पढ़ा था। तो अ होमोजीनियस मिक्सचर मस्ट बी यूनिफॉर्म, ये बिल्कुल सही है। जो होमोजीनियस है वो उसका मस्ट है यूनिफॉर्म होना। अ प्योर सबस्टांस मस्ट कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ एटम। जो प्योर सबस्टांस होते हैं मस्ट कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ एटम। ये केवल एक ही टाइप के एटम जो है कंटेन करते हैं प्योर सबस्टांस। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़े ना है। तो हमसे क्या पूछा था यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? अ होमोजीनियस मिक्सचर मस्ट बी यूनिफॉर्म। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन जिंक एंड कॉपर आर मिक्स्ड वी गेट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब जो जिंक है और कॉपर है वो क्या होते हैं? आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, ये बोला जा रहा है। तो जिंक प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर, ये तो हमने पढ़ा था। ये क्या बनाते हैं? एलॉय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एलॉय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एलॉय बनाते हैं। तो एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो बोल रहा है कि जिंक एंड कॉपर मिक्स वी गेट हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हो जाएगा फॉल्स। जो एलॉय है वो होमोजीनियस होता है। तो इतना तो हमें पता है, जिंक कॉपर मिलकर क्या बनाते हैं? एलॉय बनाते हैं। हमने वो देखा था, जो एक छोटा सा बॉक्स था उसमें एलॉय के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे ये था ना, ये 30% ये 70% ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रास। तो ये हमने जो है पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज रिगार्डेड एज ए मिक्सचर बिकॉज। जो एयर है उसे हम मिक्सचर मतलब मिक्सचर कंटेन करते हैं, रिगार्ड करते हैं मतलब मिक्सचर मानते हैं। क्यों? इट्स वॉल्यूम चेंजेज अंडर डिफरेंट कंडीशन। नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं कि ये रीजन हो। इट्स टेम्परेचर में चेंज, ये भी नहीं है। इट्स प्रेशर में वेरी, ये भी नहीं है। इट्स कंपोजिशन में वेरी, मतलब इसका जो कंपोजिशन है वो वेरी करता है, इस वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं? मिक्सचर बोल देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ये हमारा जो है राइट रीजन है कि हम एयर को जो है मिक्सचर क्यों जो है मानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग। तो मैंने आपको बताया था, देखो आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। और यहाँ पे एल्कोहल देखा था ना हमने, एल्कोहल, एल्कोहल कैसा होता है? लिक्विड। तो टिंचर ऑफ आयोडीन कैसा होता है? सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या क्या होता है? टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन इन एल्कोहल। आयोडीन को जब हम एल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं तब हमारा बनता है टिंचर, मतलब तब हम इसी को बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये जो है आपको क्लियर होगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी की हमारी लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का जो प्रॉपर्टी हमने देखा था, 4-5 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताए थे, बोल रहा उसके रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है, यानी गलत बताना है। तो सबसे पहले जो सोल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सही है। द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, बिल्कुल सही है। तो हमने देखा था क्योंकि ये कैसे होते हैं, मतलब इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो है स्टेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट है, द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, ये भी बिल्कुल सही है कि जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं? 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं।
तो ये भी हमारा सही है। फिर नेक्स्ट क्या है, द सोल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो हमने क्या देखा था, जो सोल्यूशन है उसके पार्टिकल इतना ज्यादा छोटे होते हैं कि उसको हम फिल्ट्रेट कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा कैन बी सेपरेटेड, तो यही हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा, मतलब रॉन्ग पूछा है तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, इन अ स्वीटेंड टी द शुगर इज कॉल्ड। जब हम जैसे चाय बनाते हैं तो उसमें जो शुगर होता है उसे क्या बोलते हैं, तो हम उसमें क्या लेंगे, मान लो हमने मिल्क ले लिया और मान लो मिल्क ले लिया हमने, हमें दूध की चाय बनानी है, मिल्क ले लिया और शुगर ले लिया। तो ऐसा तो है नहीं एक गिलास जो है हमने शुगर डाल दिया और उसमें जो है आधा गिलास मिल्क डाल दिया, ऐसा तो करते नहीं है। जाहिर सी बात है, हम जो है मिल्क, मान लो 1 गिलास मिल्क लिया तो उसमें 1 से 2 टेबल स्पून शुगर डाल देते हैं। तो नॉर्मली हमने क्या देखा था, जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होता है, जो लेस अमाउंट में है वो शुगर होता है। तो जो शुगर है हमारा वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। क्या होता है, सोल्यूट होता है। तो इस पॉइंट को याद रखना। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट। जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, कि मतलब सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी है, या फिर द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, या फिर द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, या फिर द क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो याद रखना, मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन क्या होता है। जैसे हमने देखा था ना, मास बाई मास, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन, फिर मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये देखा था ना। तो हमने सब में क्या देखा था, सोल्यूट बाई सॉल्यूशन। क्या होता है, सोल्यूट बाई सॉल्यूशन। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, मतलब कितने सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, ये होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या पूछा था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो मैंने आपसे बोला था कि 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट अभी तक हमने जो है, देखो मैटर ये नहीं करता कि कितना जल्दी कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, मैटर ये भी करता है कि हमें एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आना जरूरी होता है। मतलब उसका उस क्वेश्चन ज़्यादा अमाउंट में करने से ज़रूरी ये है कि हमें समझ आना चाहिए। तो हमने भले ही 1 आवर में 30 क्वेश्चन किए हैं, बट जो भी किए हैं ज़बरदस्त किए हैं। तो आप जो है, आप 30 में से बताना कि कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं, अपना मार्क्स ज़रूर लिखना। और ये भी बताना कि ये जो क्वेश्चन के लेवल हैं वो आपको किस हद तक कितने समझ आए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए या नहीं, या फिर इसके लेवल कितने थे, इसे आप जो है फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।